गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम फिर से चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक में, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमने मतलब इसके पहले वाले क्लास में जैसा कि मतलब मैंने कहा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नींव रखा नेशनलिज्म का यूरोप में। तो अब पूरे यूरोप में ये नेशनलिज्म आया कैसे? तो अब क्या है कि जर्मनी, इटाली और स्विट्जरलैंड ये डिवाइडेड था किंगडम में, डचेज में, कैंटन, सैनिकों की छावनी में। और ये था मिड 18 सेंचुरी में, जिसके शासकों का अपना जो है स्वशासन था, ऑटोनोमस टेरिटरी था। ये शेयर नहीं करते थे जो कि एक सामूहिक पहचान या फिर एक कॉमन कल्चर को। एग्जाम्पल के लिए एक हैब्सबर्ग एम्पायर था जिसमें शासन करता था ऑस्ट्रो हंगरी, और ये गठबंधन था कई अलग अलग क्षेत्रों का और लोगों का। इसमें शामिल था अल्पाइन रीजन्स भी, जैसे टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड, साथ साथ बोहेमिया भी। यहाँ उच्च वर्ग पहले से प्रीडोमिनेंट यानी उसका दबदबा था और वो जर्मन स्पीकिंग था। इसमें शामिल था इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी, जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया। गैलिशिया में जो उच्च वर्ग थे, एरिस्टोक्रेसी थे, वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। हंगरी में आधी पॉपुलेशन वो मैग्यार भाषा बोलती थी, जबकि दूसरे आधे लोग बहुत सारा रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। तो ये सारी जो विभिन्नताएं थी यानी डिफरेंसेस थी, वो आसानी से बढ़ावा नहीं दे रही थी कि लोग इसको समझे कि राजनीतिक एकता है। केवल एक ही बंधन बांध के रखता था इन अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ। वो क्या था कि जब एम्परर को इनकी सपोर्ट होती थी, पड़ता था, ज़रूरत पड़ती थी, तो ये सारे के सारे मिलकर एम्परर को सपोर्ट कर देते थे। तो लेकिन फैक्टर्स था जिसने कि नेशनलिज्म को यूरोप में जन्म दिया। तो सबसे पहला था कि राइज हुआ न्यू मिडिल क्लास का, लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी सिद्धांत फैला, नई भावना कंजर्वेटिज्म का आया और ट्रीटी ऑफ वीना का आया, और इसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज का भी राइज हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यू मिडिल क्लास का कैसे राइज हुआ। तो सोशली और पॉलिटिकली रूप से एक उच्च वर्ग जो था वो लैंडेड था, और उसका दबदबा मतलब कि था पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे महादेश में। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जागीरें थी, प्रॉपर्टी थी, यहाँ तक कि कंट्री साइड में भी था और टाउन हाउसेज में भी था। वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स यूरोप का एक मतलब इमरजेंस हुआ कमर्शियल क्लासेस का, जिनका एग्जिस्टेंस आधारित था कि प्रोडक्शन हो केवल मार्केट के लिए। अब चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो नया सोशल ग्रुप्स, एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आया और मिडिल क्लासेस जो कि बना इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, वो सब सामने आया। और इन्हीं में से जो पढ़े लिखे लिबरल मिडिल क्लासेस थे, तो इनका जो आइडिया था नेशनल यूनिटी, उसने जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली। अब यहाँ पर क्या था कि मतलब कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? तो आइडिया जो था नेशनल यूनिटी का अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में, वो जुड़ा हुआ था लिबरलिज्म के आइडिया से। नया मिडिल क्लासेस में के लिए लिबरलिज्म आया था कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले और समानता हो, सबका एक समान हो लॉ के सामने। फ्रांस में राइट टू वोट और गेट इलेक्टेड ये ग्रांट हुआ था केवल प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन के लिए, मेन जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था, और विमेन को जो है इस अधिकार से बिल्कुल ही निकाल दिया गया था। अब हम इकोनॉमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें जो है लिबरलिज्म आया था कि फ्रीडम हो मार्केट का और एबॉलिशन हो, यानी खत्म हो जो स्टेट लगाती है रेस्ट्रिक्शन उनका मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल पर। अब नया मतलब कि 1834 में ऐसा ही एक कस्टम यूनियन जॉल्वेरिन का फॉर्मेशन हुआ, जिसने कि पूरे यूरोप में टैरिफ बैरियर को एबॉलिश किया, और जो नंबर था करेंसीज का वो 30 से 2 पर ले आया।
उसके बाद क्या हुआ कि एक नया कंजर्वेटिज्म का जन्म हुआ 1815 के बाद। तो नेपोलियन की जब हार हो गई 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट उस पर एक भावना जगी, किसकी? तो कंजर्वेटिज्म की। कंजर्वेटिव्स को विश्वास था कि ये जो स्थापित पारंपरिक संस्था है स्टेट और सोसाइटी का, जैसे मोनार्ची, चर्च, सोशल हिरार्की यानी सामाजिक तंत्र, प्रॉपर्टी और फैमिली, इसको बचा कर रखना चाहिए। यूरोपियन पावर्स जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था, वो वीना में मिले और एक सेटलमेंट किया यूरोप के लिए। कांग्रेस को होस्ट किया ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, और उन्होंने क्या किया? ट्रीटी ऑफ वीना को दिया 1815 का। ये यूरोपियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा ट्रीटी है और एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, सिग्निफिकेंस है। तो ट्रीटी ऑफ वीना 1815 का। तो बोरबॉन डायनेस्टी, जिसको कि हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, वो पावर में फिर से आ गया। फ्रांस ने उन राज्यों को खोया जो उसने मिलाया था नेपोलियन के अंडर में। बहुत सारा स्टेट्स वो सेटअप हो गया जो बाउंड्री था फ्रांस का, ताकि रोके कि आगे चलकर भविष्य में फिर कोई उन पर एक्सपेंशन न कर ले, कब्जा न कर ले। प्रशिया को मिला इम्पॉर्टेंट नए टेरिटरीज जो उसका वेस्टर्न सीमा पर, जबकि ऑस्ट्रिया को मिला कंट्रोल नॉर्दर्न इटाली का। जर्मन कन्फेडरेशन जो कि संघ था 39 स्टेट्स का, उसको जो है मतलब जिसको कि सेटअप किया था नेपोलियन ने, उसको अनछुआ कर दिया, उसको अनटच किया। ईस्ट में रशिया को एक पार्ट मिला पोलैंड का, जबकि प्रशिया को एक पोर्शन मिला सैक्सोनी का। तो मेन इरादा क्या था कांग्रेस का? कि फिर से मोनार्ची को वापस लाए, जो इसको कि उखाड़ कर फेंक दिया था नेपोलियन ने, और क्रिएट करे एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर पूरे यूरोप में। कंजर्वेटिव राज्यों का सेटअप हुआ 1815 में। सारे के सारे तानाशाह थे, ऑटोक्रेटिक था, लेकिन लिबरल नेशनलिस्ट ने अपोज किया। ये जो मोनार्चिकल रूप था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था वीना कांग्रेस के बाद, और उनका विश्वास था कि क्रिएशन नेशन स्टेट का वो जरूरी है। तो ईयर्स जो 1815 के बाद आया, तो वो सारा ईयर्स था रिप्रेशन का। बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट वो छिप गए, अंडरग्राउंड हो गए। बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ उसका जन्म हुआ यूरोपियन स्टेट्स में। ये जो है क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने लगे ताकि उन नई आइडियाज़ को फैलाएं। उस समय एक रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था एक कमिटमेंट, एक वचनबद्ध होना कि जहाँ जहाँ मोनार्चिकल फॉर्म्स है उसका अपोज करना, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था वीना कांग्रेस के बाद। इसका ये भी मतलब था कि वो लड़ेगी कि किसके लिए? तो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। तो टॉपिक 2 यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक 3 में आए। और जैसा कि आप लोग को पता है कि ऑब्जेक्टिव आएगा, पूरे चैप्टर को आप लोग खूब अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। जितने अच्छे तरीके से आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, सोशल साइंस का भी एग्ज़ाम उतने ही अच्छे तरीके से दे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।